तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और हमने पिछले लेक्चर में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया। फिर कुछ फैक्ट्स हमने देखे और कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम देखने वाले हैं कि इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को तरह तरह के साइंटिस्ट लोगों ने किया, ठीक है, डिफरेंट तरीके से। उसमें से जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट ही किया है कैथोड रे, ठीक है। कैथोड रे करने के बाद उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रेशियो निकाला, चार्ज बाय मास का रेशियो, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं कैथोड रे का। तो बेसिकली उन्होंने ये निकाला, मेजर किया, डिफरेंट गैस उन्होंने यूज़ किया। डिफरेंट गैसेस के लिए ये जो रेशियो है चार्ज बाय मास का, ये उन्होंने निकाला। और उन्होंने ये देखा कि भाई जो रेशियो था वो कांस्टेंट आ रहा था, मतलब सेम आ रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। और कैथोड भी उन्होंने चेंज किया, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स के साथ उन्होंने एक्सचेंज किया अपने कैथोड को, एनोड को, तो फिर कोई दिक्कत उनको नहीं हुआ, मतलब सेम ही रिजल्ट मिल रहा था उनको। तो यहाँ से हम एक यू कैन से कि हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के कैटेगरी में कि जे थॉमसन ने 1897 में बेसिकली चार्ज बाय मास का रेशियो उन्होंने मेजर किया डिफरेंट गैसेस के लिए, डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स के साथ, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी है बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो बेसिकली इन 1897 जे थॉमसन measured charge to mass ratio of कैथोड रेज। उन्होंने कैथोड रेज का चार्ज के साथ मास का रेशियो मेजर किया। और कैसे किया? उन्होंने डिफ्लेक्शन के मदद से इसको किया था, ठीक है, बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर the simultaneous influence of electric and magnetic fields। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उन्होंने ये देखा कि ये जो रेशियो था बेसिकली ये इंडिपेंडेंट था ऑफ द नेचर ऑफ द गैस एंड द यू कैन से नेचर ऑफ द कैथोड, ठीक है। मतलब उन्होंने डिफरेंट कैथोड अपना इस्तेमाल किया, फिर अपना चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी कह सकते हैं कैथोड रे का, ठीक है, निकाला। गैसेस बदले, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्या बोल रहा हूँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, डिफरेंट गैसेस के साथ ट्राई किया, सेम रिजल्ट ही आ रहा था, जो रेशियो था उसका वैल्यू कांस्टेंट ही आ रहा था। तो बेसिकली
अब हम डायग्राम को देखते हैं सबसे पहले कि ऐसा डायग्राम था। तो ये रहा वो डायग्राम, ठीक है। आप चाहें तो पीडीएफ से भी देख सकते हैं या फिर आपके पास अगर बुक है तो बुक से भी देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एपरेटस बनाया जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन का, बेसिकली कैथोड रे, तब तो कैथोड रे था, ठीक है। इसके बाद इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ मास का रेशियो उन्होंने निकाला, ठीक है। तो उन्होंने कैसे किया, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने कैथोड लिया, एनोड लिया, एनोड में एक छेद कर दिया, ठीक है, जिससे कि जो कैथोड के रेज थे वो इस तरफ आर पार जा सके, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस तरफ उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। बेसिकली यू कैन से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के मदद से उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन का, मतलब कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज या फिर चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने निकाला। तो लिखो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे होता है चार्ज अपॉन मास, ठीक है, जिसको हम चार्ज टू मास का रेशियो कहते हैं, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, ओके ओके। अब ये जो चार्ज और मास है ये बेसिकली किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, मतलब कैथोड रे में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है। सो चार्ज कितना है, बेसिकली चार्ज जो था, ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये था तकरीबन 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स, ओके, -19 कूलॉम्स, ओके, अच्छी बात है। और मास क्या है भाई इलेक्ट्रॉन्स का, मास क्या है, मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, ओके, ये क्लियर है, ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। इसके बाद जब इनका रेशियो किया गया, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, तो बेसिकली मैं चार्ज और मास का रेशियो करके दिखाता हूँ आपको। चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास का रेशियो किया, चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स डिवाइडेड बाय मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूनिट होगा कूलोम्ब पर किलोग्राम्स, ठीक है। अब बेसिकली अगर तुम इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो बेसिकली इसका वैल्यू आता है नेगेटिव में। अच्छा, इसको लिखूं कहाँ भाई, लिखने का जगह ढूंढना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस में 1.758820 इंटू 10⁻+11 कूलॉम्स पर किलोग्राम्स इज़ द वैल्यू, ठीक है। तो 1.6 को जब तुम 9.1 से डिवाइड करते हो तो बेसिकली ये वैल्यू आता है, ठीक है। अच्छा, इसको अप्रॉक्सीमेटली इसी वैल्यू को चार्ज या फिर स्पेसिफिक चार्ज लिखता हूँ, स्पेसिफिक चार्ज का जो वैल्यू है इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.76 माइनस में इंटू 10⁻11 कूलॉम्स पर किलोग्राम
अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू हमने लिया। ओके, अब ये आप चाहें तो माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने नेगेटिव यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब बात आता है कि ये जो वैल्यू है -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने गैसेस बदले, उनको लगा कि भाई हो सकता है हाइड्रोजन के लिए ऐसा आ रहा है, देखते हैं ऑक्सीजन के लिए क्या आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन के लिए भी सेम ही आ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, गैसेस को बदलने से कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो मैं इलेक्ट्रोड को बदल देता हूँ। तो उन्होंने कैथोड को भी बदला, कैथोड के नेचर को बदला, ठीक है, फिर भी नो चेंज, नथिंग न्यू, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई देखो, मैंने एक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, बदल के देख लिए सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो रेशियो है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे, ये बेसिकली आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखो द स्पेसिफिक चार्ज of cathode rays is constant and independent of the nature of the cathode and gas in the डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, ये जो रेशियो है स्पेसिफिक चार्ज जिसे हम कहते हैं चार्ज बाय मास का रेशियो, कैथोड रेस के लिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये ना ही कैथोड के नेचर को बदलने से इनका कोई असर होता है इस पर, और ना ही तुम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को बदलोगे तो इस पर कोई असर होगा इसके वैल्यू पर, इसका वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, ये उन्होंने बताया, कंक्लूजन ड्रॉ किया इन्होंने। समझे, इजी बात है, याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा, ठीक है। और इन्होंने यहाँ से एक और बात भी कंक्लूड किया कि इन्होंने इस वाले कंक्लूजन से ये प्रूव किया कि इसका मतलब दुनिया में जितने भी गैसेस हैं या फिर कैथोड के मटेरियल हैं, उनमें एक ना एक पार्टिकल फंडामेंटल ज़रूर है, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब जो हर एक कैथोड में, हर एक गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। और उसी फंडामेंटल पार्टिकल को, ठीक है, थॉमसन ने पार्टिकल्स का नाम दिया, पार्टिकल्स कॉर्पसल्स का नाम दिया बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई देखो, कैथोड रे जो है वो भाई साहब, कैथोड रे का जो चार्ज बाय मास का रेशियो है वो तो भाई किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट आ रहा है और किसी भी कैथोड के वजह से कांस्टेंट आ रहा है। कोई भी कैथोड उठा लो, कोई भी गैस उठा लो, उन सब में ही इसका रेशियो सेम आ रहा है। मतलब इसका मतलब उन सब में ये जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल से वो बने हैं, वो सब में मौजूद है, तभी तो सबका रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सब में ये मौजूद नहीं होता, अगर सब में ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता तो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट आता रेशियो, लेकिन सबका रेशियो सेम आया। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हर एक गैस के पार्टिकल्स के अंदर ये फंडामेंटल चीज़ें, ये फंडामेंटल ऐसे यू कैन से फंडामेंटल, क्या कहते हैं इसको, फंडामेंटल चीज़ें प्रेजेंट हैं जिसके वजह से रेशियो जो है वो सेम आ रहा है। तो इट प्रूव्स दैट all gases and
कैथोड materials are made up of negatively charged particles. चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स लिख दो, अच्छा होगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। और थॉमसन named these particles as corpuscles। तो थॉमसन ने इन्हीं पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स का नाम दिया, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद और इन्हीं कॉर्पसल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। corpuscle was later named as electrons after particles postulated by George Johnstone Stoney in 1874, ठीक है। तो बेसिकली 1874 में एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोनी। उन्होंने ये कहा था उनके पोस्टुलेट में कि भाई अब से मैं एक पोस्टुलेट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 1874 की बात है। अब से मैं एक पोस्टुलेट लिख रहा हूँ। पोस्टुलेट में ये लिखा है कि अब से अगर मेरे पोस्टुलेट में लिखा गया, जो मैंने लिखा है पोस्टुलेट में, अगर उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ आगे आने वाले कोई भी ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया गया जिसका प्रॉपर्टी मेरे पोस्टुलेट में लिखे गए प्रॉपर्टीज़ के साथ मेल खा रहा है, तो तुम उसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दोगे, समझे। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे पोस्टुलेट में अगर मैंने जो लिखा है कि पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज़ अगर ऐसे ऐसे मैच होता है, जो डिस्कवर हुआ जो पार्टिकल, न्यू पार्टिकल जिसको कॉर्पसल का नाम दिया गया, ठीक है, उसको अब से हम इलेक्ट्रॉन पुकारेंगे। क्यों पुकारेंगे? बिकॉज उसने जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोनी सर का जो पोस्टुलेट है उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच किया, यू कैन से, ठीक है। हाँ, अब एक और बात ये है कि इस डायग्राम में ये जो डिफ्लेक्शंस हुई है, ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है, ये कब कब हुआ ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, तो जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने डिफ्लेक्शन होते हुए उन्होंने देखा, ठीक है।
तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया या फिर अप्लाई किया। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये जो कैथोड रे था ये डिफ्लेक्ट होकर चला गया पॉइंट ए की तरफ। तो बेसिकली पॉइंट ए की तरफ कब गया? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तब गया। ठीक है, पॉइंट ए की तरफ कब गया? डिफ्लेक्ट कब हुआ? जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने ऑन किया, ठीक है, या फिर लगाया। और पॉइंट बी पर कब गया? तो पॉइंट बी पर जाने के दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला कि उन्होंने ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो वो सीधा अनडेविएटेड चला गया। या फिर उन्होंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस किया जिससे कि कैथोड रे में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। तो पॉइंट बी में ये कैथोड रे अनडेविएटेड पहुँचे। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field are applied in balance formed, or none of them is applied। ठीक है, तो पॉइंट बी में डिफ्लेक्ट ना होने का, पॉइंट बी में जाने का ना डिफ्लेक्ट होकर, इसके पीछे का दो कारण हैं। या तो उन्होंने दोनों को बैलेंस्ड तरीके से अप्लाई किया है, या तो उन्होंने इन दोनों में से कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। लास्ट, पॉइंट सी में कब गया? पॉइंट सी में कब डिफ्लेक्ट हुआ और कैसे हुआ? तो पॉइंट सी में तब डिफ्लेक्ट हुआ जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। तो हमें पता है भी कि चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, जब मूव करता है वो प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है बेसिकली। ओके, तो जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा तो वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमने देखा था क्लास 10th के फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। अब वहाँ पर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। उसमें हमने देखा था कैसे चार्ज्ड पार्टिकल जब दूसरे किसी मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग में या फिर उसके एरिया में आता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज जब एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है तब वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे किसी मैग्नेटिक फील्ड के कंटेक्ट में जब आता है तो ऑब्वियसली बात है डिफ्लेक्ट होगा या फिर अट्रैक्ट होगा। जैसे कि जब तुम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो बेसिकली या तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ, या तो इसको रिपल करेगा अगर वो दोनों ही नॉर्थ पोल हुए। तो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के वक्त मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में भिड़ते हैं और भिड़ने के बाद बंदा जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वही डिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट सी में चला गया कैथोड रे। ठीक है, बिकॉज कैथोड रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो पॉइंट सी में कब जाएगा? जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया होगा। ठीक है, समझे? तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दी है। अच्छा, फिर हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि बेसिकली कैथोड रेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम बात कर रहे थे। ओके ओके, इसके बाद
तो बेसिकली थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की थी, ओके। और उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के वक्त चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में दुनिया को बताया था, ठीक है। और फिर आए आपके गोल्डस्टीन, जिन्होंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन आपको याद रखना होगा कि गोल्डस्टीन ने एनोड रेस को डिस्कवर किया था, ना कि प्रोटॉन को, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, तो ये गलत है। एक्चुअली गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उनको पता चला कि भाई एनोड रे नाम का भी एक पॉजिटिव एंटिटी मौजूद है अलॉन्ग विथ कैथोड रे, लेकिन उन्होंने ये साबित नहीं कर पाए कि वो जो एनोड रे है वो एक्चुअली प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने साबित करने में वो असफल रहे। तो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वॉज नॉट डन बाई ई गोल्डस्टीन, ठीक है। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे चैडविक में, ये चैडविक या चैडविक जो भी बोलो, ठीक है। जे चैडविक ने डिस्कवर किया था एक न्यूट्रल पार्टिकल, जब उन्होंने बॉम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स को एक बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। बात करेंगे उसको लेकर। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, विच इज़ मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे एनोड रेस के बारे में, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। सो एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स आई गेस, ठीक है, आप देख लेना थोड़ा। मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक और पॉइंट मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कि द क्रेडिट फॉर discovery of electrons goes to J.J. Thomson, ठीक है, J.J. Thomson, who determined the charge by mass ratio of cathode rays। उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला कैथोड रेस का। उसी रेशियो की मदद से उनको पता चला कि हर गैस के लिए जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि इसका मतलब हर एक गैस में एक ऐसा न ऐसा पार्टिकल ज़रूर होगा जो सब में ही मौजूद है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो उन्होंने इसका नाम कॉर्पसल दिया, और बाद में जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी के पोस्टुलेट के मदद से इसी कॉर्पसल को फिर से नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, इसका नाम बदला गया। तो अब हम बात करते हैं मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तो आपको इसको इग्नोर करना नहीं है, ठीक है। मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत ही यूनिक सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या बोला गया है इस एक्सपेरिमेंट में। लेट्स गो। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये आपके बुक में मौजूद है, ठीक है। तो मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कुछ एपरेटस सेटअप किया गया था, ठीक है। लेवलिंग में आप देख सकते हैं, एटोमाइज़र है, टेलीस्कोप है, एक्सरे है, ठीक है, स्मॉल होल यहाँ पर पिन होल जैसा है, चार्ज्ड प्लेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, इन सब को लिया गया है। तो बेसिकली अब हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एटोमाइज़र। ये एटोमाइज़र क्या होता है? एटोमाइज़र आपके परफ्यूम्स के बॉटल्स में भी आपने देखा होगा, ठीक है, स्प्रे जैसा होता है, ठीक है, ऐसा शेप का होता है, बेसिकली इसमें डॉट होता है, फिर इसको प्रेस करते मिस्ट जैसा निकलता है, स्प्रे है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलता है, उसी को हम एटोमाइज़र कहते हैं, ठीक है। एटोमाइज़र मतलब एटम के साइज़ जैसा छोटा कर देता है,
ऑब्वियसली एटम का साइज़ छोटा इतना नहीं हो पाता, बिकॉज हमें तो आंखों से दिखता है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स। तो बेसिकली ये बहुत छोटा कर देता है, ठीक है, मिस्ट फॉर्म कर देता है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स का ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली एटोमाइज़र के अंदर क्या है, यहाँ पर बेसिकली इसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑयल लिया गया है और इसको एटोमाइज़र की मदद से मिस्ट के फॉर्म में छिड़का जा रहा है, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स यू कैन से, बहुत छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पर एटोमाइज़र की मदद से स्प्रे किया जा रहा है ऊपर वाले कंटेनर, ऊपर वाले पार्ट में। फिर यहाँ पर एक चार्ज्ड प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। लेवलिंग ठीक नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है बेसिकली ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ओके। इसके बाद लिखते हैं फिर एटोमाइज़र क्या काम करता है, बेसिकली used to spray fine oil droplets into the top chamber कह सकते हो, या फिर upper chamber, into the upper chamber of the apparatus, ठीक है। और इसके बाद जो ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर के चैम्बर में है, ये छोटे से होल की मदद से नीचे आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था एटोमाइज़र का काम। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्स रेज भी दिख रहा होगा, एक्स रेज। तो बेसिकली एक्स रेज क्या है, एक्स रेज बेसिकली रेडिएशन है वन काइंड ऑफ, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, या फिर तुम इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में आपको इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, या तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्स रेज, ठीक है, कोई सा भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरे का भी यूज़ हमें लिखना होगा, एक्सरे। अब एक्सरे का जो फंक्शन है वो ये है कि एक्सरे एयर को आयनाइज कर देता है इसके अंदर का, ठीक है। आयनाइज मतलब आपको पता ही है, बेसिकली इसके अंदर अभी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कोई ना कोई गैस होगा, तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एयर मान लेते हैं अभी के लिए, एयर है, एयर को आयनाइज करने का काम करेगा ये एक्स रेज। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टू आयनाइज एयर इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड गैस आयंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत कुछ है ना। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड होता है बेसिकली ऐसा, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है जो हमारी एक्स रेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं बेसिकली, उनके बीच में बॉन्ड टूट जाता है, तो एक और इलेक्ट्रॉन आके क्या करता है, इसको आयनाइज कर देता है। आयनाइज करने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना, वैसे ही, ओके। इसके बाद एक्सरे का काम हमने देखा, एक्सरे हमारे एयर को आयनाइज करने का काम करेगा इनटू कैटायंस, ठीक है, अरे इंक चेंज करना होगा, इनटू कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जिसको एयर को आयनाइज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स निकले और एक्स रेस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो सब क्या करेंगे, वो सब इस ऑयल ड्रॉपलेट में चिपक जाएंगे, ठीक है, वो सब इस ऑयल ड्रॉपलेट में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो कि स्टिक हो जाएंगे बेसिकली, सिंपली, ठीक है। तो अब हाँ, इलेक्ट्रॉन्स get sticked to the surfaces of oil droplets
and making them negatively charged। तो बेसिकली ऑयल के सरफेस में या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स में जाके अटक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाते हैं सिंपली। तो चिपक जाने के बाद वो क्या कर देते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज्ड पार्टिकल्स बना देते हैं, मतलब चार्ज बना देते हैं, बिकॉज खुद के पास चार्ज होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स का खुद के पास चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी चार्ज बना देते हैं। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि बेसिकली ये दोनों प्लेट्स एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह सकते हो वोल्टेज को मेंटेन करते हैं, एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं जिससे कि ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट है ये हवा में लटक जाए। ठीक है, मतलब हवा में यू कैन से एक जगह पर रुक जाए एकदम मिडल में। और ये कब हो सकता है, बेसिकली हमें पता है जब इस पर तो बेसिकली ग्रेविटी लग रहा है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस पर एक फोर्स लगाता है क्यू ई के बराबर का। ठीक है, ये उन्होंने बताया। ठीक है, अच्छा, तो ये जो दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारा छोटा सा एयर ड्रॉपलेट है, सॉरी ऑयल ड्रॉपलेट है, ये एकदम बीच हवा में लटक जाता है, एकदम एक जगह पर फिक्स हो जाता है, जैसे कि भूटों की तरह जो उड़ते रहते हैं हवा में ऐसे, है ना, हवा में एकदम अटक जाता है सिंपली कहे तो। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, तो बेसिकली इट creates a potential difference across the air droplets which make it suspend in air। ठीक है, तो लिखिए, अरे ये हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, तो इनका काम हमने देखा, इनका काम ये है कि बेसिकली ये क्रिएट्स ए वोल्टेज across the oil droplets, ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, ये सिंगल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंगल ऑयल ड्रॉपलेट की, मेकिंग इट सस्पेंड इन एयर, हवा में लटका देता है भाई इसको। ठीक है, मेकिंग इट सस्पेंड इन एयर, और ये होता कैसे है, बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिपल करता है किसको, हमारी ग्रेविटी के फोर्स को। ठीक है, जिसका वैल्यू एक्चुअली क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आप चैप्टर अगर फिजिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, एफ मतलब फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ रिपल्शन बेसिकली। ओके, अच्छा खैर, अब एक्चुअली मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था जिससे कि इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज वो क्या होता है, कितना होता है, वो निकाला जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, नाउ उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व कैसे किया, ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास एक टेलीस्कोप था, उन्होंने यहाँ पर टेलीस्कोप की मदद से देखा, झाँका अंदर क्या हो रहा है। ओके, चलिए, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वह भी हवा में लटका रहेगा, तो क्या लिखूँ, ऑयल ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड in air due to Fg
इक्वल टू एफ ई। ठीक है, अब एफ जी और एफ ई क्या है? बेसिकली एफ जी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एफ ई मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एफ जी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एफ ई हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा एयर ड्रॉपलेट है ये हवा में तभी लटकेगा जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज़ ये आपका ऑयल का ड्रॉपलेट है। ठीक है, अच्छा नहीं बना भाई, अच्छा नहीं बना, रुको, अरे इसको थोड़ा हटा देता हूँ। क्यों भाई, अच्छा क्यों नहीं बन रहा ये? अरे क्या हो गया है, अच्छा क्यों नहीं बन रहा? अब ठीक है, लगभग ठीक है। तो बेसिकली यह हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है, छोटा कर देता हूँ इसको। तो इस पर दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं। पहला, एक तो इसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी, जिसका वैल्यू इसके वेट के बराबर होता है एम जी के बराबर। और दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्शन वाला फोर्स, जो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, जिसका वैल्यू क्यू ई के बराबर है। ठीक है, ओके, समझ में तो आ गया है। नाउ ये तो ठीक है। अब देखिए, तो बेसिकली एफ जी इक्वल्स टू एफ ई। एफ जी इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एफ ई इज क्यू ई। ठीक है, ये तो हमें पता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट के बराबर होता है। ठीक है, जो कि एम जी के बराबर होता है। बेसिकली फोर्स ही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज बर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, नाउ यहाँ से हम क्या निकालते हैं? चार्ज, क्यू का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा? बेसिकली एम जी बाई ई हो जाएगा। ठीक है, एम जी बाई ई हो जाएगा। अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा इसको, हाँ, एम जी बाई ई हो जाएगा। और यहाँ से एम जी और ई के वैल्यूज़ नोन होते हैं, और उसके मदद से मिलिकन सर ने चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन का, एब्सोल्यूट चार्ज। ठीक है, बिकॉज ये जो चार्ज होगा ये किसके वजह से होगा? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑयल ड्रॉप में चिपके होंगे उनके चार्ज के वजह से ही ऑयल ड्रॉप में चार्ज आएगा, जिसका चार्ज बेसिकली हमें निकालना है। ओके, तो इसीलिए जो चार्ज हम यहाँ पर निकालेंगे वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, सपोज़ एक ऑयल ड्रॉप में बेसिकली 2-3 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब डिफरेंट उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, लेने के बाद एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद वैल्यूज़ कैलकुलेशंस किए उन्होंने। तो उन्होंने देखा कैलकुलेशन करने के बाद कि सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वो आ रहा था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो उन्होंने इनको, इस वाले चार्ज को कंसिडर किया फंडामेंटल चार्ज। सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि है इतना। ठीक है, अच्छा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो बेसिकली इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, बिकॉज सबसे लीस्ट, सबसे यू कैन से छोटा चार्ज
यूनिवर्स में या फिर नेचर में इतना ही एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन तो भाई पॉइंट में नहीं आ सकता, है ना। ऐसा नहीं थी 1.5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज भी तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इतना, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसके साथ 2 इंटू, 3 हुआ तो इसके साथ 3 इंटू, इसके साथ 4 हुआ तो 4 इंटू। तो उन्होंने ये वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है। ये वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट किया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। सो बेसिकली उन्होंने इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज, मतलब एग्जैक्ट चार्ज कितना है, वो उन्होंने फाइंड आउट किया इस वाले ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के मदद से। और उन्होंने इसको फंडामेंटल चार्ज घोषित किया, कंसिडर किया। क्यों? बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट में ये पार्टिकल मौजूद था। कौन सा पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन। इसको किसने प्रूफ किया था? जे थॉमसन ने, कि भाई देखो मैं कोई भी गैस ले रहा हूँ, हर गैस का चार्ज बाय मास का रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब ऐसा ना ऐसा कोई पार्टिकल तो ज़रूर है जो हर एक गैस में मतलब पॉसिबल है, मतलब प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने इसको फंडामेंटल चार्ज बोला, क्योंकि एक्सरेज में बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 होता है, ठीक है। तो सबसे कम कितना हो सकता है? इतने हो सकता है, इसे तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और भी कम होगा, है ना। तो मिनिमम तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और उसका चार्ज सबसे मिनिमम होता है और सबसे फंडामेंटल माना जाता है, ठीक है। तो बस हो गया। सो मिलिगन साहब ने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट ऑयल ड्रॉप्स में डिफरेंट चार्जेस थे, लेकिन हर एक चार्ज यू कैन से एक होल नंबर या फिर इंटीग्रल मल्टीपल था। किसका? इसका, -1.6 का, ठीक है। तो उन्होंने इसको ही अपना फंडामेंटल चार्ज कंसिडर किया, ठीक है। बिकॉज जितने भी चार्ज आ रहे थे, जितने भी चार्ज उन्होंने निकाला, ठीक है, तो सारे चार्ज या तो इसके बराबर थे या तो इसके ही होल नंबर मल्टीपल्स थे, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल्स, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स थे, ठीक है। या तो ये आया या फिर -3.2 समथिंग आया, जो भी बोलो, है ना। तो बेसिकली मिलिकन observed that oil droplets have different charges, but each was a whole number multiple of -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. That's why he considered it to be the fundamental charge. ओके, अच्छा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि Q मिनिमम इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। सबसे मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में वो होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसका वैल्यू हमें पता है। और आगे जितने भी चार्जेस आएंगे वो इसी के मल्टीपल्स होंगे, होल नंबर मल्टीपल्स या फिर पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गया है भाई साहब। कुछ ना कुछ काम उन्होंने किया है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, हमें ये पता चला। अब यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल सकते हो बेसिकली। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको निकाला गया कुछ ऐसे, चार्ज बाय
चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज निकल के कितना आया था भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास का रेशियो जे थॉमसन ने कितना निकाला था, -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजीस, है ना। सही है। यप, कूलम्ब कूलम्ब कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और बच जाएगा कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजीस। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन का मास मिला। सो बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको फिर मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके ओके, अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, उनका मास कितना होता है। ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो एक टेबल बना लो सिंपल सा, छोटा सा टेबल। यहाँ पर लिखता हूँ एब्सोल्यूट चार्ज, ये रिलेटिव चार्ज और ये आपका मास। यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट चार्ज, इसके बाद रिलेटिव चार्ज, रुको जगह तो होगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ रिलेटिव चार्ज, फिर मास। चलिए, तो फिर सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का एब्सोल्यूट चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और रिलेटिव चार्ज होता है बेसिकली -1। ठीक है, रिलेटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 यूनिट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर हम बोले तो इतना होता है, एग्जैक्ट अगर हम बोलते हैं, और अगर रिलेटिव बोलते हैं तो बेसिकली -1 हम लेते हैं, होल नंबर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, होल नंबर में लेते हैं वैल्यू, तो -1। और मास कितना होता है, अभी हमने देखा 9.10939 होता है बेसिकली, और उसको हम शॉर्टकट में 9.1 ही याद रखते हैं। ठीक है, इतना किलोग्राम्स। फिर आपका आता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट, यहाँ पर माइनस है तो इसका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और रिलेटिव चार्ज +1। ठीक है, और मास कितना होता है, मास होता है इनका 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है बेसिकली। ठीक है, और लास्ट है न्यूट्रॉन। वैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी अभी तक हुआ नहीं, लेकिन बता देता हूँ अभी से। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, एब्सोल्यूट चार्ज भी ज़ीरो ही होता है, रिलेटिव चार्ज भी ज़ीरो होता है, लेकिन मास जो है बेसिकली ये प्रोटॉन से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर 1.67493 होता है, 493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का मास। ऐसा क्यों होता है, एक मज़ेदार फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, फैक्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है बेसिकली, लेकिन आप जान सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। फैक्ट ये है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से कम किस लिए होता है, बिकॉज प्रोटॉन जो है वो बना हुआ है 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स से।
अब ये क्वार्क्स क्या है ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक यू कैन से एक साइंटिफिक फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं आप, ठीक है। क्विज़ में अगर किसी ने आपको पूछ लिया तो आप थोड़ा हीरो बन सकते हैं। 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क्स से बना हुआ है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज़्यादा इसलिए है बिकॉज न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क से बना हुआ है और 1 अप क्वार्क से, और प्रोटॉन 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से, ठीक है। तो डेट इज़ वाई weight of neutron is basically slightly more than the weight of protons, ठीक है। एक फैक्ट है, इसको बुक में कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, बस एक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट है ना, याद रख सकते हैं चाहे तो। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे। प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ वो हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले एनोड रेज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एनोड रेज किसने डिस्कवर किया था? बेसिकली एनोड रेज डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। उन्होंने भी वैसे ही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को किया था, लेकिन उन्होंने यूज़ किया था परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब कि कैथोड में छेद होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट यू कैन से दिमाग थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाए डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स के लिए, ठीक है। इनमें से एक थे ई गोल्डस्टीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो एनोड रेज को डिस्कवर किए किसने किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। उन्होंने भी सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन परफोरेटेड कैथोड के साथ। तो बेसिकली उन्होंने ये नोटिस किया कि कैथोड के पीछे अब रेड ग्लो उनको मिल रहा है, जबकि पहले एनोड के पीछे ग्रीन ग्लो मिल रहा था। तो जब उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया तो उनको रेड ग्लो मिला कैथोड के पीछे। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ये ग्लो कैटायंस के वजह से हुआ, जो कैटायंस बेसिकली हमारे गैस के आयंस थे, जिनको बेसिकली जो पहले मॉलिक्यूल्स थे गैस के मॉलिक्यूल्स, लेकिन कैथोड रेस के वजह से वो आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन में और कैटायंस में टूट गए। और कैटायंस जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड की तरफ वो अट्रैक्ट हुए, और इसके पीछे एक रेड ग्लो उन्होंने जनरेट किया। तो इन्होंने इनका नाम कैनाल रे, इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, हाँ एनोड रे बोला, चैनल रेज भी बोला इनको, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने नाम दिया। तो इसको हम ऐसे फिर से डायग्राम की मदद से समझें तो अच्छा है। डायग्राम कहा गया, हाँ सेम एक्सपेरिमेंट, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया, मतलब जिस कैथोड में एक्चुअली होल्स थे, ओके। थोड़ा सा इसको हम साइज़ को छोटा कर देते हैं इसका। अब देखिए, अब हुआ क्या कि यहाँ भी पीछे एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया गया। तो बेसिकली ये है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा वेट हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर भेज देता हूँ।
अब हुआ क्या, जैसे ग्रीन ग्लो था एनोड के पीछे, वैसे ही ये एनोड है, ओके, वैसे ही अभी रेड ग्लो देखने को मिला किसके पीछे, इसके पीछे, कैथोड के पीछे रेड ग्लो देखने को मिला। ठीक है, तो ये रेड ग्लो कैसे आया कि उन्होंने सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ब्लैक कलर है क्या, जी हाँ, यहाँ पर परफोरेटेड कर लो, ऐसे ऐसे, ठीक है, परफोरेटेड है, मतलब होल्स हैं कैथोड में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, ओके, तो परफोरेटेड है बेसिकली, तो मैं लिख देता हूँ परफोरेटेड कैथोड बेसिकली उन्होंने लिया और फिर उन्होंने देखा कि इसके पीछे रेड ग्लो हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा ये कैसे हुआ, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि ये रेड ग्लो इसलिए हो रहा है बिकॉज कैथोड के मेटल सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब वो फिर से क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करके गैस का आयन और इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जा रहे हैं एनोड के पास। अब ये जो गैस का आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज अभी नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और बस उसके पीछे जाकर स्क्रीन पे टकराते हैं और रेड ग्लो जनरेट कर रहे थे, बस सिंपल। ठीक है, ओके। ओके, सो क्या लिखूं क्या लिखूं, क्या लिखने वाला था मैं भूल ही गया। हाँ, ई गोल्डस्टीन performed the anode ray experiment but unfortunately this doesn't lead to the discovery of protons, लेकिन ये प्रोटॉन्स के डिस्कवरी के साथ लिंक नहीं था। ठीक है, इन्होंने एनोड रेस को तो डिस्कवर किया था, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं कर पाए। प्रोटॉन का डिस्कवरी एक्चुअली रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था नाइट्रोजन के एटम्स पर और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर, और उनसे निकले सबसे दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एंड सबसे छोटा पार्टिकल आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। ठीक है, कैसे किया था, बेसिकली उन्होंने उसका क्या कहते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। ठीक है, तो वो सबसे मैक्सिमम आया था। ठीक है, बात करेंगे इसको लेकर। तो ई गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवर किया, ठीक है, एनोड रेस को, और फिर क्या लिखना था, हाँ, एनोड रेस को बेसिकली और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि कैनाल रेस, चैनल रेस, ठीक है, इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। ठीक है, नाउ मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है
कि एनोड रेस के लिए भी चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया। स्पेसिफिक चार्ज या फिर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेस was determined and it was found that it depends on the nature of gas used in the tube. That is, the value of E by M ratio for anode rays is variable. ठीक है, तो बेसिकली एनोड रेस के लिए भी स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया जैसे कैथोड रेस के लिए निकाला गया था, लेकिन कैथोड रेस में ये चार्ज बाय मास का रेशियो सेम था, कांस्टेंट था, यूनिवर्सली कांस्टेंट, सेम फॉर एनी गैस एनी नेचर ऑफ कैथोड। लेकिन जब एनोड रेस का ये निकाला गया स्पेसिफिक चार्ज, तो बेसिकली डिफरेंट गैसेस के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, it is not fixed, it was not fixed, okay, it was not fixed for any gas। ठीक है, डिफरेंट गैसेस के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता था। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे मैक्सिमम होता था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, स्पेसिफिक चार्ज या फिर चार्ज टू मास रेशियो was found maximum for the हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यही रेशियो का वैल्यू सबसे मैक्सिमम पाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब बात आता है कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। प्रोटॉन का डिस्कवरी एक्चुअली रदरफोर्ड ने किया था जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब He++ पार्टिकल्स को बोम्बार्ड किया, मतलब फायर किया कह सकते हो, फेंका, फायर किया जो भी बोलो, नाइट्रोजन के एटम्स पर और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर। तो उनसे उसके अंदर से बेसिकली सबसे छोटा, सबसे हल्का फुल्का पॉजिटिव आयन निकला। ठीक है, H+ आयन जिसे हम कहते हैं, उसी को नाम दिया गया प्रोटॉन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स का डिस्कवरी एक्चुअली गोल्डस्टीन ने नहीं किया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय रदरफोर्ड, ओके, एंड द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस वाज डन बाय ई गोल्डस्टीन। थोड़ा सा क्लियर आउट आपको करना होगा अभी। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रदरफोर्ड bombarded alpha particles on nitrogen atoms and hydrogen nucleus। तो हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस के बारे में। ठीक है, एनोड रेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, द इलेक्ट्रिक चार्ज
by mass ratio of anode rays is much smaller than that of electron. इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन का बोल रहा हूँ, कैथोड रे भी बोल, अच्छा इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ कैथोड रे। कैथोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो जो है वो ज़्यादा आ रहा था किससे, एनोड रेस के चार्ज बाय मास रेशियो के तुलना में। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक मिला। दूसरा, ये लोग भी गैसेस को आयनाइज कर सकते हैं, दे कैन आयनाइज द गैसेस, और एनोड रे भी क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं और शैडोज़ फॉर्म करते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखा गया हो, जस्ट लाइक कैथोड रेस। ठीक है, ये भी माइका पैडल व्हील को रोटेट कर सकते हैं जैसे कि कैथोड रेस कर रहे थे। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, दे कैन ऑल्सो रोटेट माइका पैडल व्हील। ठीक है, एंड इससे ये प्रूफ होता है कि इनके पास भी पार्टिकल्स हैं, है ना, ये पार्टिकल्स से बने हैं और पार्टिकल्स का मास भी है। ठीक है, और ये लोग भी डिफ्लेक्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड व्हेन placed in an electric and a magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनको भी अगर रखा जाए तो डिफ्लेक्शंस इनको भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और इससे ये प्रूफ होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और फिर नंबर 6 में क्या लिखूं, ये लिख सकते हो कि द चार्ज बाय मास रेशियो फॉर द हाइड्रोजन गैस इज द मैक्सिमम। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ओके, तो these are the characteristics of anode rays। ओके, और ये डिस्कवरी प्रोटॉन एनोड रेस डिस्कवरी कैसे हुआ ये सब देखा हमने। अच्छा, फिर इसके बाद बेसिकली यहाँ पर हमारा एनोड रेस का किस्सा ख़त्म। फिर आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बाद चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बाद और क्या पढ़ सकते हैं, बेसिकली चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स, और मॉडल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पेक्ट्रम जो भी है वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में, और फिर देखा जाएगा आगे क्या हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको कवर अप करने में, तो हर एक लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज इसका कोई वन शॉट उपाय नहीं है कि छोटा चैप्टर है वन शॉट देख लूँगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना, बड़ा चैप्टर है इसलिए
हर एक पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रिटेन रखने की कोशिश आपको करना होगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।